उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में ठंड की दस्तक हो गई है। आपको बता दें कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में नंदा अष्टमी के लिए दिव्य देव पुष्प के दोहन के साथ ही सीमांत क्षेत्र में ठंड की दस्तक शुरू हो गई। बद्रीनाथ धाम में भी इस ठंड का असर देखने को मिल रहा है। बद्रीपुरी के आसपास की सूखी पहाड़ियों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। बर्फबारी होने से जहां बर्फ विहीन पहाड़ों में सफेद बर्फ की चादर ओढ़ ली, तो वहीं बद्रीपुरी पहुंचे तीर्थ यात्री भी इस प्रकृति के अद्भुत नजारे के दर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ भगवान बद्री विशाल के दर्शनों का पुण्य लाभ भी अर्जित कर रहे हैं। अधिक जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय कुंवर फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, जिस तरीके से सीजन की पहली बर्फबारी बद्रीनाथ की सूखी पहाड़ियों पर देखने को मिल रही है, किस तरीके का नजारा है और मौसम का पूर्वानुमान क्या कहता है? रवि जी, देखिए, बिल्कुल एक अद्भुत सा नजारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सुबह जब बादलों के बीच से जो बद्रीपुरी के आसपास की जो चोटियां हैं वो कई माह से जो है बिल्कुल सूखी बर्फ विहीन दिखाई दे रही थी, लेकिन आज सुबह जब यहाँ से कोहरा हटा तो उसके बाद जो है श्रद्धालुओं को ये आसपास की चोटियां सतोपंथ क्षेत्र साइड से लेकर के नरनारायण पर्वत के आसपास जो है नीलकंठ बेस कैंप के ऊपर नीलकंठ के जितने भी ये हिम शिखर जो सूखे पड़े थे, बिल्कुल उनमें एक अद्भुत छटा आ गई है। और श्रद्धालु जो है जो भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के साथ साथ जो प्रकृति के ये अद्भुत जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं उनका भी दीदार कर रहे हैं। हालांकि आज जो है सुबह बद्रीपुरी में एक बार फिर ठंड ने दस्तक दे दी है, क्योंकि देखिए पहाड़ों में एक परंपरा चली आती है कि जो ये नंदाष्टमी का पर्व जो पहाड़ों में होता है, तो उच्च हिमालय क्षेत्र में जब ब्रह्म कमल जो दिव्य पुष्प है उनका दोहन आज के दिन किया जाता है, तो कहते हैं कि जो देव कंडियां ब्रह्म कमल की उच्च हिमालय से आती है, तो उसी दिन से उनके साथ जो है ठंड भी जो है पहाड़ों में दस्तक दे देती है। तो बिल्कुल इसका जीता जागता एक उदाहरण आज बद्रीपुरी में देखने को मिल रहा है। आज देव कंडियां जो है उच्च हिमालय से लौट चुकी है नंदा देवी मंदिरों में, और साथ ही अपने साथ जो बर्फ की सौगात भी पहाड़ियों को दे चुकी है। तो श्रद्धालु काफी खुश हैं। निचले इलाकों में अभी लगातार हल्की बारिश हो रही है, और मौसम विभाग ने भी अगले 4 दिनों तक जो बारिश और तेज गर्जने के साथ जो बौछारें पड़ने की जो है यहाँ पे अलर्ट जारी किया हुआ है। लेकिन जिस तरह से भगवान बद्री विशाल के दर्शनों में लगातार श्रद्धालुओं की बढ़ोतरी हो रही है, 10 लाख के ऊपर आंकड़ा पार हो चुका है श्रद्धालुओं का, और यही हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी में भी प्रकृति प्रेमी और श्रद्धालु लगातार बढ़ रहे हैं। तो कुल मिला के श्रद्धालु जो है आजकल इन धामों के दर्शनों के साथ साथ जो हिमपात हुआ है पहाड़ियों में, तो उसका भी जो है लुत्फ उठा रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है आपने, वाकई में ये अद्भुत और अलौकिक है। बहुत शुक्रिया संजय जानकारी के लिए और तस्वीरों के लिए। आगे बढ़ते हैं, मौसम की खबर से आपको अपडेट करा दें। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। 14 सितंबर तक मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जताई है। आज बागेश्वर जिले में भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है, जबकि देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने पहाड़ों पर यात्रा करने वाले लोगों से इस विशेष सावधानी बरतने की अपील भी की है। तो उत्तराखंड के पहाड़ों पर मौसम बदल गया है। जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं वहां पर हल्की बर्फबारी की फुहारें भी देखने को मिल रही है। सूखी पहाड़ियों ने सफेद बर्फ की चादर ओढ़ ली है। ऐसे में मौसम विभाग ने आने वाले 4 दिन तक यानी कि आज से 14 सितंबर तक प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है, जिसमें बागेश्वर में आज भारी से भारी बारिश हो सकती है। वहीं देहरादून, चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग इन जिलों की बात करें तो यहाँ पर भी भारी बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अगर इसी तरीके की बारिश होती रही प्रदेश में तो ठंड की दस्तक हो सकती है। हालांकि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ठंड ने अपनी दस्तक दे दी है। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरुण सैनी फोन लाइन पर हैं। अरुण, मौसम को लेकर और क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी रवि, बिल्कुल देखिए, मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है, और ऐसे में मौसम को लेकर मौसम विभाग के द्वारा एक बार फिर जो है पूर्वानुमान जारी किया गया है, और आगामी 4 दिनों तक जो है वह
प्रदेश के कई जनपदों में खास तौर पर अगर पहाड़ी जनपदों की बात की जाए तो ऐसे में काफी ज्यादा बारिश होने के आसार हैं और येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कई पहाड़ी इलाकों में बारिश लगातार हो रही है और ऐसे में भूस्खलन की समस्याएं काफी अधिक देखने को मिल रही है। पहाड़ी से जो है बोल्डर गिर रहे हैं। जिस तरीके से आज रुद्रप्रयाग में भी कई विशालकाय पत्थर जो है मार्ग पर गिरे, मार्ग भी क्षतिग्रस्त हुआ। तो इस तरीके से मौसम आगे और भी जो है बदला हुआ दिखाई दे सकता है और ऐसे में अगर मैदानी जनपदों की बात करें, मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो हालांकि यहाँ पर मौसम सामान्य रहेगा मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत। और ऐसे में लेकिन जो पहाड़ी जनपद है वहां पर भारी से भारी बारिश भी जो है देखने को मिल सकती है कई जगहों पर। ऐसे में मौसम विभाग के द्वारा ये भी लोगों को हिदायत दी जा रही है कि लोग अनावश्यक जोखिम ना लें। अगर वो यात्रा भी कर रहे हैं तो जहां संवेदनशील जगहों हैं ऐसी जगहों पर जाने से बचे और नदी नालों के आसपास भी जाने से लोग अभी बचे, क्योंकि 15 सितंबर तक अमूमन तौर पर जो है मानसून सीजन रहता है। तो ऐसे में अभी बारिश जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रही है, बीते कल भी जो है भारी बारिश देखने को मिली। तो ऐसे में आगे मौसम विभाग की तरफ से 4 दिन का पूर्वानुमान जारी किया है कि 4 दिन तक लोग काफी सतर्क रहे और ऐसे में लोग अनावश्यक जगहों पर जाने से जो है वो बचे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी के लिए आपका। कुमाऊं की कुलदेवी मां नंदा सुनंदा की मूर्तियां नंदा देवी मंदिर में लाई गई हैं। आपको बता दें कि मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों को आज नैनीताल के नयना देवी मंदिर में विधि विधान और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित कर दिया गया है। मां नयना देवी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद मां नंदा सुनंदा की प्रतिमाओं को भक्तों के दर्शनों के लिए खोल दिया गया है। सुबह 3 बजे से ही मंदिर में भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। भक्त भारी संख्या में अपनी कुल देवियों के दर्शन को पहुंच रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि मां नंदा और सुनंदा साल में एक बार अपने मायके यानी कुमाऊं में आती है। साल भर हम बहुत इंतजार करते हैं इस पल का और सबसे पहले दर्शन होने की हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं नैना माता की बहुत बड़ी भक्त हूँ और मैं साल भर इसका इंतजार करती हूँ इस साल का कि ये जल्दी नंदा देवी का मेला आए और हम लोग दर्शन करें। सब लोग बहुत उत्साहित हैं इसके लिए और सब लोग यहाँ 12 बजे से भी पहले से लोग दर्शन करने के लिए खड़े हैं और सबसे पहले हमारा नंबर अभी आ गया है। हम लोग दर्शन करके जा रहे हैं और बहुत लंबी लाइन लगी है। अभी पूरे दिन भर यहाँ दर्शन होगा माता रानी का और इसलिए मैं सबको यहाँ बधाई देना चाहती हूँ। नंदा सुनंदा माता की जय। बहुत आस्था है और बहुत इंतज़ार रहता है, साल से 1 साल भर से इंतज़ार रहता है हम लोगों को कि सुबह जल्दी जाएंगे और दर्शन करेंगे। माँ के पहले कपाट खुलते ही दर्शन हो, ये मन में आस रहती पूरे साल भर से। बहुत ज़्यादा जैसे एक बेटी को सालों से अपने माँ के घर जाने में खुशी होती है, ऐसी खुशी हम लोगों को होती है और मन में भी यही आस होती है कि जैसे हम लोगों को भी अपने माँ बाप की याद आती है तो ऐसी माँ के प्रति भी हम लोगों की आस्था जुड़ी है। और माँ शब्द जो है उसका बड़ा गूढ़ अर्थ है। उस माँ के शब्द को अर्थ के समझने के लिए हमने अपने चित्त में पहले सत्य को स्थापित करना पड़ेगा, तब हम उस सत्य रूपी चित्त में उस माँ का वास पाएंगे। मेरे कहने से अगर मैं किसी को इसका बुरा हो जाए तो किसी का बुरा नहीं होगा, मेरे कहने से किसी का भला नहीं होगा, केवल उसके कर्मों से ही उसका भला होगा। तो यहाँ पर आज नैना देवी परिसर में माँ नंदा सुनंदा का महोत्सव आज से लेकर के द्वादशी पर्यंत मनाया जाएगा, जिसमें अभी आपके सम्मुख प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। देवी जी की पूजाएं चल रही हैं और यह जो है देवी पूजा जो है, शक्ति की उपासना जो है, ये बहुत कठिन भी है, बहुत सरल है। आग में हाथ डालने के बराबर है। अगर हम आग में हाथ डालेंगे तो अगर उसमें हाथ चला गया तो उसका अग्नि का स्वभाव है जलाना, उसी प्रकार शक्ति की उपासना भी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूँगा कि हम लोगों को बड़े सजग होकर के 12 सितंबर यानी कल से कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा एक बार फिर शुरू होने वाली है। कांग्रेस की इस यात्रा को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस के तमाम लोग केदारनाथ की ओर जाएंगे। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने इस यात्रा पर तंज कसा है। बीजेपी विधायक ने कहा कि कांग्रेस की केदारनाथ यात्रा सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक यात्रा है। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब कांग्रेस ने अपनी यह यात्रा शुरू की थी तो वहां की स्थानीय जनता ने कांग्रेस का जमकर विरोध किया, जिसके बाद ही कांग्रेस ने आपदा का बहाना बनाकर अपनी यात्रा को स्थगित कर दिया था। देखिए, केदारनाथ यात्रा कांग्रेस की सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा है। जो केदारनाथ विधानसभा में होने वाले जो चुनाव है निकट भविष्य में, उसको लेकर की जा रही है।
और मैंने पहले ही कहा है, बड़ा स्पष्ट कहा है कि बाबा केदार एक जागृत हमारा केदार है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत उसको हल्के में लिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से कांग्रेस कर रही है और बाबा भी देख रहा है, अभी पिछले दिनों आपने देखा कि पिछली बार स्थानीय लोगों ने उनका विरोध कर दिया, उसके कारण उनको वापस आना पड़ा, बाद में यात्रा स्थगित करने के कारण ढूंढने पड़े उनको। आज फिर वो वहां पर यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि निश्चित तौर पर स्थानीय जनता हमारी बहुत जागरूक है और वहां की जनता कभी नहीं चाहेगी कि इस पे बाबा केदार के नाम पर राजनीति हो, और वो इसका विरोध करेगी। आप निकट भविष्य में देखना। हरिद्वार के बेल स्थित शिवडेल स्कूल में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। इस कार्यक्रम में 14 और 15 सितंबर को 2 दिवसीय स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार राष्ट्रीय सम्मान सम्मेलन आयोजित होगा। कार्यक्रम स्वामी शरदपुरी के सानिध्य में संपन्न होगा। इसी के तहत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, जिसमें स्वामी शरदपुरी ने बताया कि इस सम्मेलन में प्रमुख अतिथि के रूप में भारत सरकार के विदेश एवं कपड़ा राज्य मंत्री, सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा और स्थानीय विधायक शामिल होंगे। इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों का विशेष सम्मान किया जाएगा। 14 और 15 तारीख का जो 2 दिवसीय कार्यक्रम है, ये राष्ट्रीय सम्मेलन जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनके जो उत्तराधिकारी संगठन है, उनका कार्यक्रम इस विद्यालय में होने जा रहा है। इसमें देश के अलग अलग प्रांतों से जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं वो पधार रहे हैं, जो वीरांगनाएं हैं वो आ रही हैं और उनके परिवार के सदस्यगण आ रहे हैं। करीब 1200 प्रतिनिधियों का आने का वो है। वहीं हरिद्वार के विकास भवन में जिला योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की गई है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई, जहां डीएम कमेंद्र सिंह ने और मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे मौजूद रहे। इस दौरान डीएम ने सभी विभाग के अधिकारियों से विस्तार से जानकारी ली कि जिला योजना और 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत हर एक विभाग को कुल कितना बजट आवंटित हुआ और उसके सापेक्ष कितनी धनराशि खर्च हुई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन योजनाओं के अंतर्गत जो भी कार्य बाकी रह गए हैं उन्हें जल्द ही पूरा करवाया जाए। योजना केंद्रीय योजना से प्राप्त और राज्य योजना से और बाह्य सहायतित योजनाएं, ये चारों मदों में जो धनराशि विभागों को प्राप्त होती है उनकी आज समीक्षा की गई है और जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे मद हैं उनकी समीक्षा की गई है। और इन सभी लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी टेंडर की प्रक्रिया हो प्रत्येक दशा में सितंबर माह में ये लोग पूरा कर लें। और अब आगे से जो समीक्षा की जाएगी उसमें फिजिकल प्रोग्रेस की भी साथ में समीक्षा की जाएगी। उधर हरिद्वार के मंगलौर में हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि हरिद्वार के मंगलौर के मोहल्ला मलकपुरा निवासी शादाब की हत्या हुई थी। हरिद्वार एसएसपी परमिंदर सिंह डोभाल ने बताया कि मृतक के परिजनों की तरफ से 25 अगस्त को शादाब के लापता होने की तहरीर दी गई थी। जांच में पता चला कि शादाब के संबंध रुड़की के तेलीवाला में रहने वाली एक शादीशुदा महिला से थे और उसी महिला ने अपने पति और देवर के साथ मिलकर शादाब की हत्या कर दी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मंगलौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मलकपुरा निवासी मुस्तकीम द्वारा पुलिस को ये अवगत कराया गया था कि 25 अगस्त को उसका बेटा शादाब घर पर बिना बताए कहीं चला गया है। उसके बाद उसकी कोई पहचान नहीं हो पा रही है, उसको कहीं प्राप्त नहीं खोजा जा सका है। पुलिस का दौरा तत्काल इसमें गुमशुदगी दर्ज की गई थी और लगातार उसकी खोजबीन जारी की गई थी। इस संबंध में जब हमारे सर्वेलेंस का हम लोगों के द्वारा उपयोग किया गया तो इस संबंध में पता लगा कि उक्त जो गुमशुदा व्यक्ति है शादाब, उसका एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था जिसका नाम मर्जीना है और उसी से मिलने वो उसके पास गया था। उसके बाद जब पुलिस के द्वारा इनकी जब पूछताछ की गई सख्ती से तो ये बात संज्ञान में आई कि मर्जीना द्वारा इसको अपने पास बुलाया गया और उसके बाद उसके पति और उसके देवर द्वारा तीनों ने मिलकर इसको गला घोंट के इसकी पहले हत्या करी। उसके बाद इसे बोरे में बंद करके नहर में डाल दिया है।
पुलिस के द्वारा तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है 103 BNS में, और इसमें आवश्यक कार्रवाई इसमें की जा रही है। तीनों की ही अरेस्टिंग की जा चुकी है और आगे की जो विधिवत कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। खबर थराली से है, जहां विकासखंड देवाल में जल जीवन मिशन सहित 88 पेयजल योजनाओं की जांच की जा रही है। दरअसल सुनला में नंदा देवी आजीविका स्वयं सहायता समूह कार्यालय तक कार्यदायी संस्था ने 2021-22 में 15 वित्त की 2,30,000 रुपए की धनराशि से पेयजल योजना का निर्माण कराया था, लेकिन इस योजना का लाभ ग्रामीणों को अब तक नहीं मिल पाया है और योजना ऐसी जगह बनाई गई जहां पर इसका इस्तेमाल ना के बराबर है। यहाँ स्टैंड पोस्ट पर लगा नल और टोटी भी क्षतिग्रस्त हैं। वहीं जल जीवन मिशन योजना विभाग और पंचायत विभाग दोनों की योजना को अपना बता रहे हैं, क्योंकि दोनों ही विभागों ने एक ही पाइपलाइन नापी है। वहीं जांच कमेटी ने भी जांच आख्या तैयार होने और जांच रिपोर्ट सौंपे जाने तक मामले में चुप्पी साधी हुई है। सर, जल जीवन मिशन में नफा हुआ है, इसमें खाली 2,30,000 का एक बोर्ड बना हुआ है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। क्या आप लोगों के संज्ञान में पहले दोनों जगह से इसमें पेमेंट हुआ? आपके संज्ञान में पहले आया था ये मामला? पहले नहीं आया, जब ये इंक्वायरी चली तो हमें भी तभी पता लगा कि यहाँ पे इतना बड़ा कि हमने जल जीवन मिशन योजना की जांच के लिए शिकायत की थी और जल जीवन मिशन योजना की जांच वर्तमान में सुनला गांव में चल रही है। जांच के दौरान हमें जो है एक तथ्य हमारे सामने आया। यहाँ पे जिला पंचायत के तहत जिला योजना में 15वां वित्त के तहत यहाँ पे एक पेयजल लाइन का निर्माण किया गया है 2021-22 में, लेकिन फील्ड में कोई लाइन ही नहीं है। यह जिला पंचायत द्वारा किया गया बहुत बड़ा गबन है, भ्रष्टाचार। भारतीय किसान यूनियन तोमर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर ने लक्सर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले दिनों आरटीओ दफ्तर पर धरना प्रदर्शन के दौरान एआरटी और अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों ने तोमर गुट के पदाधिकारियों पर जो फर्जी आरोप लगाए थे वो अब पुलिस जांच में साफ हो गए हैं। उन्होंने कहा कि किसान यूनियन तोमर गुट भ्रष्ट अधिकारियों या भ्रष्ट महकमे से जुड़े लोगों की गुंडागर्दी के सामने न झुका है और न झुकेगा। संजीव तोमर ने ऐलान किया है कि जल्द एआरटीओ कार्यालय के बाहर महापंचायत बुलाई जाएगी। जल्दी एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा और तब तक नहीं उठेंगे। अध्यक्ष जी ने जैसे बताया कि उनकी सीबीआई की संपत्ति की जांच होगी, सीबीआई द्वारा जांच चौहान की और नेगी की संपत्ति की भी होगी, सिर्फ मैडम की नहीं। ये इन्होंने जो वहाँ पे ये डकैती करते हैं रोज, इन्होंने तो हमारे पे लगा दिया, किसानों पे आंदोलन करने वालों पे, कि हमने वहाँ पे डकैती के उससे गए थे। अगर हम डकैती के उससे जाते और डकैती के उससे हम एलआईयू को सूचना दे के जा रहे, अगर हम डकैती कर रहे थे तो वहाँ पे प्रशासन क्या कर रहा था? हमें वहाँ पे क्यों नहीं बिठाया गया उसी टाइम पे? आप ये तो बताइए। हमारे मतलब ये चलो हम थे या और भी थे, संगठन थे, वहाँ पे हमने अंदर जाके, आप ये ना समझे कि हमारे कोई टूटने वाला है या कुछ भी है, कोई ऐसा है, और मजबूती मिली है संगठन को। वहाँ पे भी हमने संगठन के लिए काम किया है। बहुत से लोग हमारे जैसे हम फंसे हैं, ऐसे बहुत वैसे भी फंसाए गए हैं वहाँ पे। देखिए, भारतीय किसान यूनियन तोमर का 6 अगस्त में एक आरटीओ ऑफिस पर धरना प्रदर्शन था भ्रष्टाचारी को लेकर के, और वहाँ पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन भी हुआ। और जो कुछ हल्का धक्का मुक्की हुई, मैं एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते संगठन का उस चीज़ का खेद भी प्रकट करता हूँ। जो हल्का धक्का मुक्की हुई और थोड़ा कुछ लोगों ने हमारे वहाँ अपशब्द हुए, उसका मैं खेद भी प्रकट करता हूँ, क्योंकि धरने प्रदर्शनों में ऐसे तरीके से नहीं होना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से एआरटीओ मैडम ने और जो नेगी जी थे, उन्होंने फर्जी मुकदमा हमारे लोगों पर लिखवाया कि उन किसान यूनियन तोमर के पदाधिकारियों ने वहाँ तोड़फोड़ की और डकैती भी डाली, तो इस तरह की वहाँ कोई घटना नहीं हुई। जिसकी हमारे पास वीडियो क्लिप भी है कि धरने के बाद मीडिया ने जब मैडम की बाइट ली तो उन्होंने ना तो किसी तोड़फोड़ का जिक्र करा और ना ही किसी डकैती का जिक्र। हरिद्वार में सूचना का अधिकार अधिनियम पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला हुई है। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित विकास भवन सभागार में ये प्रशिक्षण कार्यशाला हुई, जहां अन्य विभागों के लोक सूचना अधिकारी शामिल हुए। मौके पर मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने जानकारी दी कि कार्यशाला के जरिए लोक सूचना अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इस प्रशिक्षण में अधिकारियों को सिखाया जाएगा कि किस तरह से आरटीआई के एक्ट के तहत पत्रावली तैयार की जाती है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य अधिकारियों को ज्यादा कुशल बनाना और नागरिकों को समय पर सही जानकारी उपलब्ध कराना है। तो उसमें एक आपको
के अधिकार के अधिनियम की प्रशिक्षण कार्यशाला जो है वो शुरू की गई है। 2 दिवस की ये ट्रेनिंग है और जितने हमारे फील्ड लेवल ऑफिसर्स हैं जो लोक सूचना अधिकारी होते हैं उनके लिए ATI के द्वारा ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ की गई है और इसमें इनको 2 दिवस में यही बताया जाएगा कि जो RTI एक्ट है उसमें किस तरीके से उनको पत्रावली अपनी तैयार करनी चाहिए, कितने समय में उनको सूचना देनी अनिवार्य है और किस तरीके से सूचना बिंदु अनुसार देनी ज़रूरी है ताकि जो प्रकरण है कम से कम जो है वो अपील में आए और जो जनता है और जनप्रतिनिधि है उनकी समस्याओं का और उनकी शिकायतों का निराकरण। देहरादून की विजिलेंस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहाँ एक रिश्वतखोर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको बता देते हैं कि टीम ने हरबटपुर स्थित विद्युत विभाग के जेई परवेज आलम और उसके सहयोगी आदित्य नौटियाल को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। विजिलेंस टीम ने आरोपी की गिरफ्तारी के बाद आरोपी के आवास की तलाशी भी ली, साथ ही उसकी चल अचल संपत्ति के बारे में भी पूछताछ जारी है। बता दें कि विद्युत विभाग के जेई ने पीड़ित व्यक्ति से बिजली का कनेक्शन लगाने की एवज में रिश्वत मांगी थी। फिलहाल टीम ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। उधर हरिद्वार में हेपेटाइटिस सी की बीमारी को लेकर चारों तरफ चर्चाएं तेज हो गई हैं। लक्सर के खानपुर क्षेत्र में हेपेटाइटिस सी की बीमारी फैलने की सूचना पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ CSC का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल वर्मा भी मौजूद रहे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि बीमारी के बाबत डॉक्टर समेत स्टाफ से जानकारी उन्होंने जुटाई है। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने खानपुर के राजपुर में स्वीकृत 50 बेड के निर्माणाधीन संयुक्त अस्पताल का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एक अखबार में खबर छपी थी कि खानपुर क्षेत्र में 600 मरीजों में हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सरासर गलत है। बता भी दिया कि हमारी जो हेपेटाइटिस सी की जो कल मरीज पाए थे 600 वो गलत पूरी रूप से निराधार है। मात्र 16 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। कुल मिला के 2 महीने में मात्र 194 जांच हुई थी। इसी के साथ साथ जो है माननीय विधायक के प्रयास से जो है हमारा SDH 50 बेड हॉस्पिटल कानपुर में बन रहा है, उस जमीन का निरीक्षण किया गया है। DPR कंप्लीट हो चुकी है। अब शासन लेवल पर इसका जल्दी TSC और EFC करा के इसको निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। चमोली के सीमांत पैनखंडा में नंदा अष्टमी की धूम है। यहाँ पर आपको बताएं कि चमोली के सीमांत पैनखंडा क्षेत्र में हिमालय की अधिशास्त्री देवी मां नंदा को समर्पित नंदाष्टमी मेला मनाया जा रहा है। पूरा क्षेत्र मां नंदा के भजन कीर्तन और जागरों से गूंज रहा है। नंदा देवी मंदिरों में मां नंदा देवी का अद्भुत श्रृंगार का दर्शन करने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। नंदाष्टमी पर्व पर विशेष विधि विधान से हवन पूजन के साथ ही मां नंदा को स्थानीय उत्पादों और ऋतु फलों का भोग लगाया जाएगा, जिसके बाद मां नंदा देवी को कलयो समूर्ण और श्रृंगार के साथ नम आंखों से कैलाश की ओर विदाई दी जाएगी। इसके साथ ही नंदाष्टमी पर्व का समापन होगा। वहीं सभी भक्तों को उच्च हिमालय से लाए गए देव पुष्प ब्रह्म कमल प्रसाद के रूप में वितरित किए जाएंगे। खबर उत्तरकाशी से है, जहां ज्ञानसू में 3 दिन से मलबा न हटाने से अब लोगों में आक्रोश पैदा हो गया है। नाराज लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया, जिसकी वजह से हाईवे से गुजरने वाले बाकी लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि जिला मुख्यालय से जुड़ी इस जगह पर भारी बारिश से मलबा आ गया था, जिसे हटाने के लिए ग्रामीणों ने नगरपालिका से मांग की थी, लेकिन मलबा अभी तक हटाया नहीं गया। वहीं अब नगरपालिका का कहना है कि सड़क BRO की है और मलबा भी वही हटाएंगे। जब ग्रामीणों ने BRO से संपर्क किया तो BRO के अधिकारियों का कहना था कि बड़ी मशीनें अभी नहीं हैं, जब मशीनें आएंगी तो मलबा हटा दिया जाएगा। इस खाले में सब लोग हैं, देख रहे हैं, सबकी आंखें देख रही है, 2 आंखें वाले सब हैं, सब 4 आंखें वाले तो कोई भी नहीं है। मुझे तो सबसे बड़ा ये लगता है कि हमारे यहाँ तो DM कभी हमने ऐसा सुना नहीं होगा कि उन्होंने हमारा संज्ञान लिया। और दूसरी बात, एक बार हम वहाँ ज्ञापन देने गए थे, उन्होंने कहा कि मैं सब सुधार कर दूँगा, लेकिन वो दोबारा हमने कभी सुना नहीं कि उन्होंने कुछ यहाँ देखने की ज़रूरत की या शासन प्रशासन को भेजा या किसी को कोई JCB भेजा रात को,
3 दिन से हम यहाँ परेशान हैं। मेरे पति वहाँ नीचे आ रहे थे और उनका पैर लग गया, वो देखने की बात है, उनके पैर में प्लास्टर हो रखा है। हमें आने जाने में बड़ी दिक्कत, यहाँ जितने भी व्यापारी लोग हैं बेचारे वो भूखे मरने की नौबत पे आ गए। अब हम करें तो करें क्या। सबसे बड़ी समस्या है कि जब ये सब लोग खाला साफ करते तो ऊपर को फेंकते मलबा। देवराज विष्णु यहाँ पे निवर्तमान सभासद हूँ, वार्ड नंबर 10 की अंशों का। हमने सर 1 महीने पहले जिलाधिकारी महोदय, बीआरओ के कमांडेंट महोदय को भी हमने एप्लीकेशन दी थी। अपने आप गए थे वहाँ पे? खुद गए थे, एक प्रतिनिधिमंडल गया था, लेकिन उनका कहना है कि हमारे पास जो है बड़ी मशीनें नहीं है, जैसी मशीन नहीं है, खाली एक लोडर और एक जो है डंपर है। तो वो उस दिन आए भी तो उन्होंने कुछ मलबा उठाया है, लेकिन नाला बार बार आ रहा है और इसमें मलबे की बराबर ढेर लगी हुई है। जब तक ये नाला पूर्ण रूप से साफ नहीं होता है तब तक यहाँ से जो है इस समस्या से निजात नहीं मिल पाएगी। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि आज तो हमने सांकेतिक रूप से